हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। मैं हूं संदीप और आज मैं चला रहा हूं द ऑल न्यू किया कार्निवल लिमोजिन। दिस इज द 4th जनरेशन कार्निवल और इसमें काफ़ी कुछ बदलाव हुए हैं, एक्सटीरियर और इंटीरियर। अगर आपने अभी तक गियर फ्लिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके साइड लुक से, बिकॉज इसका एक काफ़ी बड़ा रीज़न है, वो है इसका ये की। ये इसका रिमोट की है और अगर आप इसका सेंटर बटन यहाँ से दबाएंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे, देन लुक एट द मैजिक। और वापस अगर मैं इसको दोबारा लॉन्ग होल्ड करता हूँ तो ये अपने आप बंद हो जाता है। ये इसको काफ़ी कन्वीनियंट और कंफर्टेबल बना देता है। तो चलिए बात करते हैं इसके फ्रंट डिज़ाइन की, जो काफ़ी बोल्ड और प्रीमियम प्रेजेंस देती है। टाइगर नोज ग्रिल जो किया का एक सिग्नेचर स्टाइल है, इस गाड़ी को एक एग्रेसिव या काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लुक भी देता है। इसके साथ आपको मिलते हैं स्लीक आइस क्यूब स्टाइल एलईडी हेडलैम्प्स और उसके ऊपर एलईडी DRLs। ये गाड़ी बड़ी जरूर दिखती है, बट इसके स्टाइलिंग और सोफिस्टिकेशन में कहीं भी कोई कमी आपको नज़र नहीं आएगी। नीचे अगर आप देखें तो इसमें आपको एलईडी के फॉग लैंप्स देखने को मिल जाएंगे। वहीं सेंटर में ADAS का रेडार भी आपको देखने को मिल जाएगा और वहीं इसके नीचे की तरफ आपको हाइपर सिल्वर का जो ट्रीटमेंट दिया गया हुआ है, उसकी वजह से इसका जो प्रीमियमनेस है और बढ़ जाता है। ओवरऑल अगर आप इसको देखें तो गाड़ी का जो एक रोड प्रेजेंस है वो काफ़ी एग्रेसिव है, बोल्ड है, या इसके साथ आपको एलिगेंस और सोफिस्टिकेशन का कॉम्बिनेशन इसमें देखने को मिलेगा। अब साइड प्रोफाइल लुक अगर दोबारा देखें तो कार्निवल का जो साइज है काफ़ी इम्प्रेसिव है। एक लॉन्ग लो स्लंग स्टांस जो रोड पे इसके लुक को काफ़ी डोमिनेट करता है। सी पिलर पे जो सिल्वर गार्निशिंग का जो ट्रीटमेंट दिया गया है, उसकी वजह से गाड़ी का जो प्रीमियमनेस है थोड़ा सा और बढ़ जाता है। इसका व्हील बेस काफ़ी बढ़ गया है, 3090 mm अब इसका व्हील बेस हो चुका है। साइड में अगर आप देखें तो इसके 18 इंच के अलॉय व्हील्स हैं जो दिखने में काफ़ी इंप्रेसिव हैं। इट्स अ डायमंड कट फिनिश, काफ़ी अच्छी स्टाइलिंग है और काफ़ी अच्छी डिटेलिंग है। किया ने हमेशा अपने डिटेलिंग और स्टाइल में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। अब बात करते हैं इसके रियर डिज़ाइन की। कार्निवल की जो LED कनेक्टेड टेल लैंप्स हैं काफ़ी वाइड है और इसका जो विंडशील्ड है वो भी काफ़ी बड़ा है। रियर में भी आपको इसका क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा जस्ट बिलो द विंडशील्ड, और उसके नीचे आपको किया की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। साइड में कार्निवल की बैजिंग है और राइट साइड में यू कैन सी लिमोजिन प्लस का जो बैजिंग है वो देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ रियर बम्पर में आपको हाइपर सिल्वर का ट्रीटमेंट भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इसकी प्रीमियमनेस थोड़ी सी बढ़ा देता है। पीछे आपको स्पॉइलर देखने को मिलेगा और उसके नीचे ही काफी नीटली जो इसका रियर वाइपर है वो प्लेस किया गया है। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। इंटीरियर में मैं सबसे पहले कवर करना चाहता हूँ सेकंड रो, जो इसका सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट है। सेकंड रो में आपको मिलते हैं 2 कैप्टन सीट्स, जिसमें काफी ज्यादा फंक्शनलिटी मिलती है। ये फीचर्स और ये चीजें 3rd जनरेशन में भी थी, बट अब थोड़ा और ज्यादा कन्वीनियंट हो गया है, बिकॉज जो बटन्स हैं वो अब केवल 2 ही मैनुअल रह गए हैं और बाकी सब इलेक्ट्रिकल बटन्स हैं, जिसकी वजह से आपका जो कन्वीनियंस है और कंफर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेफ्ट साइड में अगर आप मैनुअल बटन को पुल करते हैं तो आप सीट को आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं, और उसके पीछे जो बटन दिया है उसकी वजह से आप सीट को साइडवेज स्लाइड कर सकते हैं। राइट साइड में जो इलेक्ट्रिकल बटन्स हैं उसकी वजह से आप अपना जो लेग सपोर्ट है वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ जो रिक्लाइनिंग एंगल है वो भी आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका जो सेकेंड रो का जो रिलैक्सेशन सीट है उसको यूज़ करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, जब स्पेशली आपका जो 3rd रो है वो पूरा टम्बल डाउन हो और आगे का जो फ्रंट पैसेंजर सीट है वो भी बिल्कुल आगे हो, तब आप इस रिलैक्सेशन सीट का काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अभी भी आप देख लीजिए, मेरी हाइट है 5'11" और मैं काफ़ी आराम से इसमें लेटा हुआ हूँ। अब आपको इस सीट को अगर नॉर्मल पोजीशन पे लेकर आना है तो जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट साइड में यहाँ पे बटन्स दिए हैं, उसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसका जो रिक्लाइनिंग एंगल है उसको वापस नॉर्मल पोजीशन पे लेकर आ सकते हैं। और साथ ही साथ जो इसका लेग सपोर्ट का बटन है वो भी साइड में दिया हुआ है, उसको भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और इस तरीके से आप इस सीट को अपने इस नॉर्मल पोजीशन पे या रिक्लाइनिंग एंगल जो है एक नॉर्मल पोजीशन पे लेके आ सकते हैं। और मैनुअली आपको अगर ये सीट को आगे स्लाइड करना है तो इस तरीके से यहाँ पे बटन को पुल करना है इसके, और इस तरीके से आप इसको लेकर आ सकते हैं। ये फंक्शन तभी एक्टिवेट होगा जब ये सीट पूरी साइडवे आ जाती है अंदर की साइड। अगर ये सीट बाहर की साइड है तो जो रिलैक्सेशन सीट का जो फंक्शन है वो काम नहीं करेगा।
पीछे आपको सेंटर कंसोल में 2 कप होल्डर देखने को मिल जाएंगे। यहीं पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी है और सी टाइप पोर्ट आपको दोनों फ्रंट सीट में यहाँ देखने को मिल जाएंगे। नीचे यहाँ पे एक कैविटी है जहाँ पे अपना आप मोबाइल वगैरह यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। फ्लैट फ्लोर होने की वजह से जो आपका मूवमेंट है काफ़ी बढ़ जाता है और अगर आपको पीछे भी कैप्टन सीट के थ्रू पीछे भी अगर सीट को एक्सेस करना हो तो उसकी वजह से आपका मूवमेंट काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। अब लास्ट रो की जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी काफ़ी कन्वीनियंट है बिकॉज ऑफ द कैप्टन सीट जो साइडवेज भी मूव कर सकती है। उसकी वजह से आपका पैसेज जो है उसमें थोड़ा सा आपको गैप अच्छा खासा मिल जाता है और ऑन द गो आप पीछे वाली रो को लास्ट रो को काफ़ी आराम से एक्सेस कर सकते हैं। पीछे आपको काफ़ी ठीक ठाक हेड स्पेस मिल जाएगा। मेरी हाइट है 5'11", उसके बाद मैं काफ़ी आराम से यहाँ बैठा हूँ। अच्छा खासा मेरे को नी रूम भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब सेंटर में हूँ तो आई कैन डेफिनेटली स्ट्रेच माई लेग्स, बट वो कन्वीनियंस आपको इतना ज़्यादा साइड में जो बैठने वाले लोग हैं उनको नहीं मिलेगा, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा लेग रूम है और जो रिक्लाइनिंग एंगल है वो भी आप लास्ट रो का एडजस्ट कर सकते हैं। साइड में आपको कप होल्डर मिल जाएंगे और साथ ही साथ कुछ सामान रखने के लिए जगह मिल जाएगी और सी टाइप USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। और पीछे का जो ग्लास एरिया है उसमें आपको साइड कर्टन भी मिल जाएंगे जिसकी वजह से आपकी प्राइवेसी और बढ़ जाती है और साथ ही साथ जो सनलाइट है उसको भी आप आराम से रोक सकते हैं। जो इसका सेकंड सनरूफ है उसकी वजह से सेकंड रो और थर्ड रो को जो लाइट ऊपर से मिलती है उसकी वजह से थोड़ा सा और रूमी लगता है, थोड़ा सा एरी फील आता है। और वही साथ ही साथ थर्ड रो के लिए आपको रूफ में ही AC वेंट्स देखने को मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको रीडिंग लाइट्स भी मिल जाएंगी। और हाँ, जो सी टाइप चार्जिंग USB है वो आपको दोनों साइड मिल जाएंगी। अब इसके अगर बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सूटकेस यहाँ पे प्लेस्ड है। इसको मैं वर्टिकल भी रख सकता हूँ, थोड़ा बहुत सामान ही नहीं काफ़ी ज़्यादा सामान इसमें आ जाएगा। और इसका जो टोटल बूट स्पेस है फ्रॉम बॉटम टिल हेयर यहाँ तक जो इसका बूट स्पेस है वो है 627 लीटर का। और चाहे आप तो इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं, बट नॉट एडवाइजेबल। प्रीटी बिग बूट स्पेस। अब अंदर आते ही ड्राइवर सीट पे बैठते ही आपको जो एक फील मिलता है वो काफ़ी प्रीमियम और लग्जरी व्हीकल का मिलता है। डैशबोर्ड काफ़ी बड़ा है, सॉफ्ट टच फील आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब इसके नीचे जो AC वेंट का डिज़ाइन है काफ़ी स्लीक है, काफ़ी अच्छा लगता है और यहीं आपको सिल्वर और ब्लैक का ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। ऊपर हाइपर सिल्वर मिलेगा और नीचे जो ब्लैक का ट्रीटमेंट और जो पैनल है वो थोड़ा ग्लॉसी फिनिश में है। और यहीं पे सेंटर में आपको टच पैनल देखने को मिलेगा जहाँ से आप AC का कंट्रोल ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ से ब्लोअर की स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हैं, AC ऑन और ऑफ यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से आपका जो वेंटिलेशन का डायरेक्शन है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और टेम्परेचर के लिए आपको मैनुअल बटन दिया है विच इज़ रियली गुड। और यहाँ से आपको अगर फंक्शनैलिटी थोड़ी सी और बदलनी है तो यू जस्ट हैव टू टच हियर और यहाँ पे आप होम स्क्रीन एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ही दबाते हैं यहाँ पे आपका होम स्क्रीन आ जाएगा, मैप दबाने पे मैप आ जाएगा और सो ऑन। वॉल्यूम के लिए भी आपको मैनुअल बटन दिया है विच इज़ रियली गुड। अब टेक सेवी लोगों के लिए ये एक ट्रीट है। आपको मिलता है 12.3 इंच का ड्यूल डिस्प्ले जिसमें एक इंफोटेनमेंट सिस्टम है और दूसरा IP क्लस्टर है। और ये जो ड्यूल डिस्प्ले स्क्रीन है इसका जो डिज़ाइन है कह लीजिए और जो उसका फ्लो है थोड़ा सा कर्व है जिसकी वजह से थोड़ा सा एक लुक इसका अच्छा आता है। एज ए कैबिन में जब आप एंटर करते हैं तो ड्राइवर एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका लुक काफ़ी अच्छा है। यहाँ से आप इसका पैनल वगैरह चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। सेटिंग्स में अगर जाएं तो आप अपना इसमें जनरल में जाके इसका लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेजेस देखने को मिल जाएंगे, इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला, मराठी एंड सो ऑन। तो जो भी आपकी कन्वीनियंट लैंग्वेज है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और किया कनेक्ट अपना खुद का जो यूज़र प्रोफाइल है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। किया कनेक्ट के बारे में मैं आपसे थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ, बाकी हम इसके और भी फीचर्स तब तक देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कैलेंडर आ जाएगा और अलग जो मोड्स हैं गाड़ी में वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। व्हीकल डायग्नोस्टिक भी इसमें आप कर सकते हैं। इसमें OTA अपडेट्स आपको मिलेंगे जो डायरेक्ट आपको अपडेट कर सकते हैं आपका ECU। अब इसके अगर 360 डिग्री कैमरे की अगर बात करें तो यहाँ से वो एक्सेस होता है। इस बटन को अगर आप दबाएं तो ये 360 डिग्री एंगल आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो काफ़ी स्मूथ है। डिस्प्ले काफ़ी क्रिस्प है, ब्राइट है, कहीं से भी
कुछ लैग नहीं लगता है स्क्रीन में। यहाँ से आप इसका व्यू चेंज कर सकते हैं, साइड व्यू, रियर व्यू, जैसा भी आप चाहें। ये इसका फ्रंट व्यू हो गया है, ये इसका रियर व्यू हो गया है, और ये है 360 डिग्री एंगल कैमरा, जो आप टाइट स्पेस में जब गाड़ी खड़ी करते हैं या पार्किंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। आईपी की बात करें तो स्टीयरिंग से ही आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसका मोड ऑप्शन दबाएं तो यहाँ से आप इसके जो सेटिंग्स है वो एक्सेस कर सकते हैं। करंट ट्रिप की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आपने जो फ्यूल भरा है उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगा। जो लास्ट आपने रीसेट किया है वहाँ से जितना भी आपका स्टैटिस्टिक्स है वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यूरिया लेवल भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज़ अ डीजल वर्जन, तो यूरिया लेवल भी इंडिकेटर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, एंड साथ ही साथ TPMS। सेंटर कंसोल की बात करें तो काफ़ी बड़ा स्पेस आपको देखने को मिलेगा। इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। पूरा जो सराउंडिंग है वो एक सिल्वर गार्निश का ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलेगा। ऊपर आपको USB पोर्ट के चार्ज मिल जाएंगे, 2 USB पोर्ट के चार्ज मिल जाएंगे, और यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाएगा। नीचे अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको वायरलेस चार्जिंग के लिए ऑप्शन मिल जाता है, और साथ ही साथ एक और जगह मिल जाती है जहाँ पे आप अपना दूसरा फ़ोन रख सकते हैं या फिर कुछ और सामान रखना चाहें तो काफ़ी कन्वीनियंटली इसको रख सकते हैं, अपना वॉलेट वगैरह। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, और सेंटर में आपको शिफ्ट बाय वायर का ऑप्शन मिल जाएगा। दिस इज़ ए न्यू फीचर, और इसकी वजह से आपका जो ड्राइव कंफर्ट है काफ़ी और बढ़िया हो जाता है, आरामदायक हो जाता है। इसमें आपको 4 ड्राइव मोड मिलेंगे जो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल, इको, स्पोर्ट एंड स्मार्ट। ऑटो होल्ड का भी आपको इसमें फीचर मिल जाएगा, और इलेक्ट्रिक पार्किंग का बटन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। डेडिकेटेड वेंटिलेशन के लिए जो स्विचेस हैं वो आपको लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड मिल जाएंगे। यहाँ पे पार्किंग कैमरा भी मिल जाएगा, जिसको बटन दबाने से जो आपका व्यू है आपको इस तरीके से मिलेगा। इसके पीछे भी थोड़ा बहुत सामान या की वगैरह आपको अलग से रखना हो तो वो जगह मिल जाती है, और रूम रेस्ट भी इसका काफ़ी बड़ा है, चौड़ा है और काफ़ी डीप है। तो जगह की और स्टोरेज की प्रॉब्लम इस गाड़ी में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। डैशबोर्ड में ही सामने आपको ड्राइवर साइड में यहाँ पे HUD का ऑप्शन मिल जाएगा, जो चलने पे एक्सेसिबल होता है। अभी ये खड़ी हुई है तो डेफिनेटली अभी इसको एक्सेस नहीं कर सकते, बट दिस इज़ ए 11 इंच HUD विच इज़ वेरी बिग एंड कन्वीनियंट, जहाँ पे आप स्पीड लिमिट वगैरह के अलावा मैप भी एक्सेस या देख सकते हैं। ओके, तो इस व्हीकल को मैंने हिल में भी थोड़ा बहुत चलाया है, ट्विस्ट एंड टर्न्स भी मैंने थोड़ा सा इसमें एक्सपीरियंस किया है, और हैंडलिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। स्टीयरिंग जैसे कि मैंने बताया काफ़ी लाइट है और काफ़ी एक्यूरेट है, प्रिसाइज है, तो जो टर्न में आपको इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है। खासकर शार्प टर्न्स जब आप लेते हैं तो आपको इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है स्टीयरिंग में, और उसकी वजह से जो आपका ड्राइव कंफर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। अब इस व्हीकल को मुझे अपॉर्चुनिटी मिली रूरल रोड्स में भी चलाने की, और उसकी वजह से जो इसका जजमेंट है, इतनी बड़ी व्हीकल होने के बाद भी जो इसका जजमेंट है काफ़ी आराम से आपको मिल जाता है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया इसका स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है, प्रिसाइज है, तो आपको इतना ज़्यादा मैन्यूवरिंग करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, और इस तरीके के रास्ते में आप इसको काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और काफ़ी कंफर्टेबल आपको फील होता है। यू डोंट फील स्ट्रेस एट ऑल। हाईवे के अलावा इस व्हीकल को मुझे ऑफ रोड थोड़ा सा एक रफ पैच में भी चलाने का मौका मिला। काफ़ी ज़्यादा उबड़ खाबड़ जगह है, बट जो बॉडी रोल है इतना गाड़ी के हिसाब से, जो गाड़ी का साइज़ है उसके हिसाब से इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा है। सस्पेंशन इसके काफ़ी वेल ट्यून्ड है। अब गाड़ी जिस हिसाब से रफ पैचेस में जा रही है इसके हिसाब से मुझे बॉडी रोल उतना फील नहीं हो रहा है। जितनी बड़ी ये गाड़ी है उस हिसाब से बॉडी रोल इतना ज़्यादा आपको फील नहीं होगा। सस्पेंशन इसके काफ़ी वेल ट्यून है, और उसकी वजह से आपकी जो राइड कंफर्ट है, खासकर इन रफ पैचेस में, इस टाइप के रफ पैचेस में, वो आपके काफ़ी कंफर्ट को इनहेंस करेगी। अब हाईवे पे इसका परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रेसिव है, मुझे काफ़ी प्लांटेड लग रही है, काफ़ी चिपक के चलती है रोड से। सस्पेंशन का इसका बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज सस्पेंशन इसके काफ़ी वेल ट्यून्ड है। बिल्कुल भी बॉडी रोल आपको फील नहीं होता है। छोटे मोटे एंडुलेशंस भी अगर सड़क पे आपको देखने को मिलते हैं या फिर आप उसको क्रॉस करते हैं तो बॉडी रोल इतना ज़्यादा आपको नहीं फील होगा। अब जैसा कि बताया मैंने आपको, इसमें 2.2 लीटर का डीजल इंजन आता है विथ 8 गियर ऑटो शिफ्ट, और
गियर शिफ्टिंग में ज़रा सा भी लैग मेरे को फील नहीं हुआ, बीट इन सिटी ट्रैफिक और या फिर आप हाईवे पे किसी व्हीकल को ओवरटेक करना चाहते हैं तो वो लैग आपको फील नहीं होता है। दैट इज़ वन गुड थिंग। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका जो पावर आउटपुट है वो है 190 HP का, और जो ये टॉर्क प्रोड्यूस करती है वो है 441 न्यूटन मीटर। तो पावर काफ़ी अच्छी आपको मिलेगी। लीनियर पावर है बिफोर 2000 RPM, और 2000 RPM के बाद जो आपको पावर का पंच मिलेगा वो काफ़ी इंप्रेसिव है। सस्पेंशन के बारे में एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, गाड़ी काफ़ी लंबी है, इसका व्हील बेस काफ़ी बड़ा है, बट मुझे फील हुआ है, मतलब इवन इन थर्ड रो अगर आप इसको एक्सेस करते हैं, थर्ड रो में भी अगर कोई बैठता है तो उतना ज़्यादा आपको बॉडी रोल नहीं देखने को मिलेगा और जर्क्स आपको डेफिनेटली नहीं मिलेंगे, बिकॉज सस्पेंशन, ट्रस्ट मी, इट इज़ रियली ब्रिलियंट। बहुत ही तरीके से इस पर काम किया है इसके सस्पेंशन पे, और वो आपको फील होता है नॉट ओनली ऑन द फर्स्ट रो, ऑन सेकेंड रो, बट ऑल्सो ऑन थर्ड रो। अब ओवरऑल इस व्हीकल के जो डायमेंशन की अगर बात करें तो इसकी लेंथ बड़ी है, अराउंड 40 mm इसका लेंथ बड़ा है। 5155 mm इसकी अभी करंट ओवरऑल लेंथ है। ओवरऑल जो इसकी विड्थ है वो है 1995 mm, जो पिछले कार्निवल से 10 mm ज़्यादा है। ओवरऑल हाइट और रूफ रैक की बात करें तो इसका जो ओवरऑल हाइट है वो है 1775 mm, जो पिछली कार्निवल से 20 mm ज़्यादा है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है इसका व्हील बेस, जो है 3090 mm, जो पिछले कार्निवल से अराउंड 30 mm ज़्यादा है। ब्रेकिंग की अगर बात करूँ तो इसके ब्रेकिंग काफ़ी इंप्रेसिव है, काफ़ी अच्छी बाइट है। ब्रेकिंग और सस्पेंशन का जो ट्यूनिंग है वो काफ़ी हेल्प करता है। अगर आप सडन ब्रेकिंग करते हैं तो जर्क इतना फील आपको नहीं होगा। किसी भी रो में आप बैठे हो, काफ़ी प्लांटेड चलती है और उसी हिसाब से इसका ब्रेकिंग भी है। लैंग्वेज की अगर बात करूं तो रोड नॉइज़ आपको इतना अंदर फील नहीं मिलेगा, काफ़ी अच्छा इंसुलेशन है। बट हाँ, 2000 RPM के बाद इंजन का साउंड आपके केबिन में ज़रूर सुनने को मिलेगा, बट इट इज़ नॉट दैट डिस्टर्बिंग। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। इतना ज़्यादा उसको मैं नेगेटिव तो नहीं कहूँगा, बट हाँ, अगर इसकी फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी सी और बेहतर होती तो अच्छा रहता। हालांकि इट्स बिग साइज MPV, उतना ज़्यादा आप इससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। खासकर अगर आप हैवी सिटी ट्रैफिक में इस व्हीकल को लेके जाते हैं या रूरल एरिया में इस व्हीकल को लेके जाते हैं तो डेफिनेटली आपको काफ़ी लो माइलेज देखने को मिलेगा। बट कंसिडरिंग द व्हीकल साइज एंड वेट, फ्यूल एफिशिएंसी आपको इसकी ठीक ठाक ही मिलेगी। दूसरा पॉइंट जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो इसका साइज़। अब अगर आप इसको मेट्रो सिटीज़ में लेके जाते हैं, मुंबई या दिल्ली या बेंगलोर जैसे ट्रैफिक में इसको अगर आप चलाते हैं जहाँ थोड़ा सा स्पेस का कंसर्न है और स्पेशली द पार्किंग स्पॉट्स, वहाँ पे इसको लेके जाना और पार्क करना विल बी क्वाइट ए टास्क, काफ़ी चैलेंजिंग होगा। तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ द साइज़ थोड़ा सा आपको एक चैलेंज फेस करने को मिल सकता है इफ़ यू आर ड्राइविंग दिस कार मेनली इन मेट्रो सिटीज़। हैंडलिंग की बात करूँ तो सिटी में आपको डेफिनेटली इस पर कोई ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होगी, बट हाईवे पे अगर इसकी हैंडलिंग की बात करूँ तो बिलो 100 और अराउंड 100 इट्स फाइन। आप इसको काफ़ी आराम से और स्मूथली चला सकते हैं। बट अबव 120 अगर आपको कोई ओवरटेक करना हो अराउंड 120 और प्लस की स्पीड पे, तो हैंडलिंग में थोड़ा सा कंसर्न आ सकता है बिकॉज ऑफ द साइज एंड द वेट। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रख के चलाना होगा। इफ़ यू आर ऑन हायर साइड, आई वुड सजेस्ट डू नॉट ट्राई टू ओवरटेक इन ए स्पीडी मैनर, बिकॉज वो एक काफ़ी चैलेंजिंग पार्ट हो सकता है। और अब बात करता हूँ इसके प्राइसिंग की, जो आई फील विच इज़ ऑन अ वेरी हायर साइड, बिकॉज थर्ड जनरेशन कार्निवल थी अराउंड 34 lakhs और फोर्थ जनरेशन कार्निवल जो अभी आई है, जो मैं चला रहा हूँ, वो कॉस्ट करती है अराउंड 64 lakhs एक्स शोरूम। टेक्नोलॉजी फीचर्स इसमें भर भर के आए हैं, बट फिर भी दैट इज़ रियली जस्ट डबल द प्राइस। सो आई बिलीव कि किया को कुछ वर्कआउट करना चाहिए और इसको एक थोड़ा सा और बेटर प्राइसिंग पे लेकर आएंगे तो एक वैल्यू फॉर मनी कार बन जाएगी। इट विल बी ए गुड पैकेज। तो अगर आप एक प्रीमियम फैमिली MPV ढूंढ रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए या फैमिली के लिए, जिसमें आपको कंफर्ट, टेक्नोलॉजी, पावर, फीचर्स, सेफ्टी सब कुछ एक साथ मिल जाए, तो दिस इज़ डेफिनेटली ए वेरी गुड ऑप्शन। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने अगर गियर फ्लिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जल्दी मिलता हूँ ऐसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर सीट बेल्ट।